हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार हिस्ट्री को एकदम बेसिक से पढ़ते हुए पिछली क्लास तक हमने प्राग ऐतिहासिक काल तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर आती है सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल जीरो से एकदम ये मान लो कि बिल्कुल बेसिक से समझाने वाला हूँ। सिर्फ दो क्लास और सिंधु घाटी सभ्यता पार, सिर्फ 2 क्लास के अंदर पूरी कर लेंगे। एकदम शिद्दत से मेहनत करने वाले हैं और आप वीडियो को देखना, बहुत ही अच्छी आपको समझ में आने वाली है। और यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम कैसे पड़ा इसका, बहुत जरूरी है जानना भी। तो ये पड़ा था, ये विकसित हुई थी सिंधु वह उसकी सहायक नदियों के किनारे, उसकी सहायक नदियों के किनारे, सहायक नदियों के सर दिखाई दे रहा है क्या, सहायक नदियों के किनारे। क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता नाम? सिंधु है उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। क्या हुई थी? विकसित हुई थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगली बात करते हैं कि यह सभ्यता कैसी थी या फिर किस काल में थी, ये पूछा जाता है। तो यह थी आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। किस काल में? आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमने बांटा था जैसे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसी के अंतर्गत मैंने आपको धातु के हिसाब से बताया था ताम्र, कांस्य और लौह। तो ये कौन सी सभ्यता थी? ये थी कांस्य युगीन सभ्यता। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कांस्य युगीन सभ्यता कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता। ये उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि इसका सर्वमान्य काल कौन सा माना जाता है। उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि खोज किसने की थी। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सर्वप्रथम खोज की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये तो ये मान लो कि लगभग कंपटीशन एग्जाम तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन एक बात नोट करो, एग्जामिनर एक कदम आगे जाके पूछता है विधिवत घोषणा किसने की थी। क्या पूछता है? विधिवत घोषणा किसने की थी? यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विधिवत घोषणा किसने की थी? वो की थी 1924 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम। एक बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी उस समय जो अलेक्जेंडर वो क्या थे? ये थे पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक। पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे। तब अंग्रेजों का राज था, उन्हीं के निर्देशन में थे पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक। कौन थे? महानिदेशक थे। इतनी बात हो गई। अब हमें इसका सर्वमान्य काल मतलब कि किस समय ये अस्तित्व में थी, यहां कर लेते हैं। सर्वमान्य काल कि इसकी अवधि कौन सी मानी जाती है, किस समय अस्तित्व में थी? तो वो माना जाता है 2500 बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व से 1750 बीसी तक, ईसा पूर्व तक। ये काल के बारे में हमें कैसे पता लगता है? ये लगता है कार्बन डेटिंग पद्धति होती है C14, कार्बन डेटिंग पद्धति इस आधार पे। तो जितनी कम कार्बन की मात्रा मिलेगी वो चीज उतनी ही पुरानी होने वाली है। कितनी? जैसे कोई भी पुरातात्विक सामान मिलता है तो उसके अंदर जितनी कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी वो उतनी पुरानी होने वाली है। कार्बन की मात्रा जितनी कम वो उतनी पुरानी होगी, उतनी पुरानी होने वाली है। तो इसकी खोज किसने की थी? कार्बन डेटिंग की ये की थी लीवी नाम का एक वैज्ञानिक था, लीवी। उसके द्वारा की गई। कब की गई थी?
1946 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसके साथ साथ याद करना बहुत जरूरी है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलो ठीक है, इतनी बात उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। किस प्रकार से ये सभ्यता विकसित हुई, आदि ऐतिहासिक काल था, कांस्य युगीन सभ्यता थी, सर्वप्रथम खोज किसने की थी, ये सारी। इसके अलावा आज ही क्लास में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से इस सभ्यता का अंत हुआ था, इसके लोग कैसे थे, किस प्रकार से रहते थे, व्यापार करते थे कि नहीं करते थे, या फिर किस देवता की पूजा करते थे, मंदिर थे या नहीं थे, सारी बात आज की क्लास में करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला आज की क्लास में पढ़ने में, शानदार तरीके से। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजादी के बाद भारत जो आजादी के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए। आजादी के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक खोजे गए स्थल क्या है? सर्वाधिक खोजे गए स्थल कहाँ मिले हैं? यह लोथल गुजरात में। कहा? लोथल गुजरात में। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं। ये एक बार मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसका बेसिक होना जरूरी है। जिस प्रकार एक मंजिल बनाते हैं तो उसके नीचे उसका नींव का जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही इस बेसिक का है। ये अगर बगैर नींव के चाहे मंजिल कितनी ही बड़ी बना लो, एक ना एक दिन वो गिरने की वाली है, और बगैर नींव के बनाए तो एक ना एक दिन ही जल्दी गिरेगी। अगली बात करते हैं कि ये कुल खोजे गए स्थान कितने हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। कुल खोजे गए स्थान किसकी बात कर रहे हैं? कुल खोजे गए स्थानों की बात कर रहे हैं। कितने हैं वो है 1400। कितने हैं? 1400। आगे बात करते हैं कि भारत में कितने हैं कुल? भारत में यह है 925। कितने हैं? 925। इसका लगभग 68% है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अब तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं उसके कितने प्रतिशत स्थान भारत में खोजे गए, तो 67 पॉइंट कुछ होता है, लगभग 68% है। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके अलावा बात करें सभ्यता कैसी थी। यह सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता। आकार कैसा था? आकार वैसे नहीं, मतलब कि एक लोग यहाँ बस गए, एक यहाँ बस गए, एक यहाँ बस गए, तो इनको कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? त्रिभुजाकार। ऐसी कुछ आकृति थी इसकी, ट्राइएंगुलर, त्रिभुजाकार थी। इतनी बात अच्छी समझ में। आगे बात करते हैं कि स्थान बहुत सारे खोजे गए हैं। अब ये मान लो, देखो ये यहाँ देखो 1400 स्थान है, तो ये तो नहीं है ना कि हम 1400 पूरा पढ़ेंगे, नहीं। इतिहासकारों ने कुल 6 ऐसे स्थान है जिनको बड़े नगरों की संज्ञा दी है। क्या दी है? बड़े नगरों की संज्ञा दी है। तो उनके बारे में बात करने वाले वो 6 स्थान कौन से हैं? 6 प्रमुख बड़े स्थान, 6 प्रमुख बड़े स्थानों की संज्ञा किसे दी गई है? सबसे पहले बात करेंगे मोहनजोदड़ो। बिल्कुल इनके बारे में, सबके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं अपनी सेकंड क्लास के अंदर। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाल, एक है लोथल, और एक अपना बच गया हुआ है काली चूड़ियां। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, गढ़वारीवाल, लोथल और कालीबंगा, ये है प्रमुख 6 स्थान। इनके बारे में बात करेंगे। एक पूरी क्लास हमारी इन पे होने वाली है कल की क्लास में, पार्ट 2 में। किसमें? पार्ट 2 में हम इसकी बात करने वाले हैं। अब इतनी बात हो गई है तो हुआ बेसिक। अब हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो समाज के लोग थे, कैसे रहते थे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सारी बातें करने वाले हैं। उससे पहले हम जानेंगे विस्तार के बारे में, विस्तार और सामाजिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? कि सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे मैंने आपको बताया, आकार त्रिभुजाकार था, तो किस प्रकार से
उत्तर में कौन सा था, दक्षिण में स्थान कौन सा था, पूर्व में कौन सा था और पश्चिम में कौन सा था, इसके बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है जी क्लास में, क्योंकि अभी हम सिंधु घाटी सभ्यता में घुसे हैं और यहाँ से कहानियां अपनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत मजा आएगा इतिहास पढ़ने में। इतिहास आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन इस तरह से पहली बार पढ़ रहे हो शायद। अब बात करते हैं, अब अपना अगला टॉपिक किस तरह से लेके चलेंगे हम। पहले बात करेंगे विस्तार और सामाजिक स्थिति। विस्तार वह सामाजिक स्थिति के बारे में जानने वाले हैं। सामाजिक स्थिति तो सबसे पहले मैं कंप्लीट करूंगा इस विस्तार को। चलो देखते हैं। उम्मीद करता हूं सारा ध्यान एक बार इधर यहां रखना, सारा ध्यान यहां करेंगे। ऐसे किया, देखना, उम्मीद है अच्छे से समझ में आएगा। ये बना दिया मैंने, एक त्रिभुजाकार स्थान बनाया है। अब बात करेंगे कि उत्तर के अंदर, उत्तर में कौन सा स्थान था, मांडा था, जम्मू कश्मीर में है, और कौन सी नदी थी, चेनाब नदी। कौन सी नदी है, चेनाब नदी। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, चेनाब नदी। ये तो हो गया उत्तर में। पहले मैं बता दूं, ये तो शायद सभी को पता होगा, नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, ये ईस्ट, पूर्व, वेस्ट, पश्चिम, इतना दिशाओं ज्ञान आपको होगा शायद। ठीक है, बात करते हैं। अब उत्तर में मैंने बताया मांडा, जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी पर। दक्षिण में बात करेंगे, दक्षिण के अंदर है देमाबाद। कहाँ है देमाबाद, यह है महाराष्ट्र के अंदर। एमएच महाराष्ट्र शॉर्ट में लिख रहा हूं। देमाबाद महाराष्ट्र। नदी गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। उम्मीद है ये दो आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं पश्चिम की साइड। किस साइड बात करते हैं, पश्चिम की साइड। सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा समझा देता हूँ, काफी लोग मेरे जैसे स्टूडेंट वो कंफ्यूज रहते हैं। तो ये एक बात याद रखना, कभी भी कॉपी में आपको पूर्व और पश्चिम देखना हो तो मेरी तरफ ध्यान देना। ये ऐसे कॉपी होती है, अपने सामने लिखते हैं ऐसे, तो जिस तरफ आपका सीधा हाथ होगा, राइट हैंड बोलते हैं, ये सीधा हाथ बोलते हैं इसको। जिस तरफ आपका राइट हैंड होगा उस तरफ क्या होगा, ईस्ट होगा। आप कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखो कि सूर्य हमेशा सीधा उदय होता है। वो ये नहीं कि आज पश्चिम से उदय हो गया, कल पूर्व से हो जाएगा, परसों उत्तर से, नहीं। उनकी दिशा फिक्स है, वो सीधा ये पश्चिम पूर्व से उदय होता है। तो सीधा हाथ कौन सा है, पूर्व। याद हो जाएगा बहुत अच्छे से, कभी भूलने वाले नहीं हो। अब बात करते हैं पश्चिम में स्थान कौन सा था। पश्चिम में स्थान था बलूचिस्तान। कौन सा था, बलूचिस्तान है ये। बलूचिस्तान के अंदर कौन सा स्थान था, यहां लिख देता हूं, सूतको गेंडोर। सूतको गेंडोर पश्चिम में था, सूतको गेंडोर कहाँ है, बलूचिस्तान में। नदी कौन सी थी, नदी थी दास्क नदी। दास्क नदी इसके किनारे था। इतना समझ में। अब बात करते हैं ये पूर्व के अंदर। पूर्व के अंदर है आलमगीरपुर। क्या है, आलमगीरपुर। बार बार आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ है। और मेरठ कहाँ है, यूपी में। कौन सी नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। मांडा जम्मू कश्मीर, चेनाब नदी। दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी। आलमगीरपुर पूर्व के अंदर, मेरठ के अंदर है, यूपी, हिंडन नदी। पश्चिम की बात करें, सूतको गेंडोर, बलूचिस्तान, दास्क नदी। ये कहाँ है, बलूचिस्तान, सूतको गेंडोर की तरफ। ठीक है, ये थी इसकी संरचना। उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में कि समाज कैसा था, व्यापार क्या करते थे, बैलगाड़ी थी कि नहीं थी, आवागमन की और क्या साधन थे। सारी बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। अभी हमने पढ़ लिया है विस्तार इसका, अच्छे से मैंने ड्राइंग करके आपको बताया है, कभी भूलने वाले नहीं हुआ। अब क्या पढ़ने वाले हैं, सामाजिक विस्तार या फिर बोले सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था लिख देता हूं मैं, किस प्रकार के घर होते थे, क्या होता था, सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता, उस समय के लोग इतने विकसित थे कि वो
महिलाओं का स्थान सर्वोच्च रखते थे और ये समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज था, मात्र सत्तात्मक समाज। आज का समाज कैसा है आपको पता है, सबको पता है, कहने को सरकार कुछ भी कह दे, लेकिन आज का समाज है वो है पितृ प्रधान या पितृ सत्तात्मक समाज। क्योंकि आपको पता है कि बुरा मानने की बात नहीं है, जैसे किसी भी लेडीज को कह दें कि तुम्हें यहीं रुकना है, घर का मर्द ये बोल देगा ना तुम्हें यहीं रुकना है, तो उसे वहीं रुकना पड़ता है। ये होता है पितृसत्तात्मक, मतलब कि माना कि हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन किसी को इतना भी मत दबाओ कि वो उसका डर खत्म हो जाए। इस बात को याद रखना। आगे बात करते हैं। ये तो हो गया मात्र सत्तात्मक। बनावट, शहर की बनावट किस प्रकार से होती थी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में। बनावट, बनावट दो प्रकार से होती थी। एक बनावट कितने प्रकार से होती थी, दो प्रकार से, समझा देता हूं आपको। पहली नंबर 1 पे लिखेंगे हम, वो है ऊपरी टीला या ऊपरी भाग, ऊपरी टीला या ऊपरी भाग। क्लास आज की थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा कौन सा है, दूसरा है ये ऊपरी टीला भाग हुआ है, तो ये है निचला शहर या निचला भाग, निचला शहर या भाग, निचला शहर या भाग। इनमें डिफरेंस क्या होता था, ये जो है ऊपरी, इसमें वणिक वर्ग के लोग रहते थे। किसके लोग, वणिक वर्ग के, जिनके पास धन दौलत ज्यादा होती थी, वणिक वर्ग। और सबसे बड़ी बात है इसके किलेबंदी होती थी। क्या होती थी, किलेबंदी, किलेबंदी होती थी। इसमें सामान्य जन रहता था, सामान्य लोग, सामान्य लोग रहते थे। किलेबंदी आमतौर पर किलेबंदी नहीं, क्या नहीं होती थी, आमतौर पर किलेबंदी नहीं। लेकिन याद रखना, नोट करके लिखो इधर, एक अपवाद है। क्या है अपवाद, यहाँ लिख लो, अपवाद नोट करो। हड़प्पा के अंदर निचले शहर की भी किलेबंदी की गई। इस बात को याद रखो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो अपवाद होते हैं वो आपको पता है हमेशा परेशान करते हैं। तो अपवाद है हड़प्पा, इसके निचले शहर की भी किलेबंदी की गई है, ये बताया मैंने ऊपर का ढांचा। अब बात करते हैं कि घर किस प्रकार से बने होते थे और घरों की बनावट क्या होती थी। ये मान लो कि अब हिस्ट्री में हम घुसे हैं, बहुत बड़ा मजा आने वाला है। हर क्लास को बड़ी शिद्दत से देखते जाना, बहुत मजा आएगा आपको क्लास में। अब बात करते हैं घर, यहाँ लिख देता हूँ घर, ठीक है। किस प्रकार की बनावट होती थी, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, 1 मंजिल, 2 मंजिल या 3 मंजिल तक घर होते थे। कितने मंजिल तक, 3 मंजिल तक। आगे बात करें, मंजिल है तो घर में सीढ़ियां भी होगी, सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियां होती थी। घर किससे बने होते थे, एक डालना सर, पक्की ईंटों से, पक्की ईंटों से। अब देख लो, उस समय ये पक्की ईंटों से घर बनाया करते थे। आज एक हम हैं जो अभी मान लो कुछ पिछले सालों से इन पे ज्यादा गौर किया। उस समय मैं कहता हूँ उस समय के इंजीनियर बड़े खतरनाक थे। आज तो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा आगे बताऊँ, एग्जाम्पल दूंगा उसका। पक्की ईंटों से बनाए गए हैं। हर घर में कुआं होता था। क्या होता था, हर घर में कुआं। अब तो हमारे गांव में जाके देखो ना, तो वहां क्या होता है, पानी के लिए भी वो होती है, लड़ाई होती रहती है। इनके हर घर में कुआं था। क्या था, कुआं था। इसके अलावा बात करें तो जो घर का द्वार होता है, जैसे ये घर का मुख्य गेट हो गया, मुख्य गेट क्या हो गया, घर का मुख्य गेट हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये थोड़ा बालू टाइप लग रहा होगा लेकिन आप गेट मानो इसको, ये मुख्य गेट हो गया। इससे जैसे एंट्री करते थे तो घर के आंगन की 4 दीवारी होती थी, आपको पता हो तो। घर के आंगन के 4 दीवारी क्या होती थी, 4 दीवारी होती थी। किस लिए होती थी, इतिहासकार बताते हैं कि जैसे भी कोई अनजान व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति घर में घुसे तो जो घर की बहू बेटियां हैं वो सीधे सीधे दिखाई ना दे, या फिर उस व्यक्ति की नजर उन पे सीधे सीधे ना पड़े, ठीक है। ये थी बात। अब बात करते हैं कि घर बने किस पद्धति में होते थे। घर और इनका जल निकासी का सिस्टम बड़ा फेवरेट है। घर वह है जल निकासी, जल निकासी प्रणाली किस आधार पे थी, ये थी ग्रिड पद्धति में। किस पद्धति में,
ग्रिड पद्धति में ये एग्जाम में पूछा गया, ग्रिड पद्धति में। अब ये ग्रिड पद्धति क्या होता है, बड़ा अच्छे से समझाने वाला हूँ, इधर थोड़ा ध्यान करना अपना, एक तो और ध्यान आकर्षित करना। ये बना दिया हमने, एक घर बना दिया, एक घर हमने इधर बना दिया और एक घर आपने इधर बना दिया। इस प्रकार इधर भी घर बनाएंगे, साइज मैनेज कर लेना। इस प्रकार से घर बनाएंगे, इधर भी बनाए घर, इधर बनाए घर, इधर बनाए घर। ये आप ऐसे बनाओगे तो आपको जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो। ये घरों की खिड़कियां मान लो या फिर घर मान लो जो दिखाई दे रहे हैं हमें हमारी तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, ग्रिड पद्धति का मतलब होता है कि हर प्रत्येक सड़क और ये जो नालियां होती थी 90 डिग्री के कोण पे काटती थी। ऐसे करके देखना कितना शानदार लगेगा ये। इस प्रकार से कैसे था, इस प्रकार से था, एकदम से बड़ा शानदार लगता था। अब देखो घरों के पास जो थोड़ी थोड़ी जगह बचती थी इधर, ये क्या थी, इसकी नालियां होती थी घर में जल निकासी के लिए, उस समय की बात है। और सबसे बड़ी बात, जो ये सड़कें होती थी ना चौकोर और सपाट होती थी, और इनके नीचे से सीवरेज, क्या लाइन, सीवरेज लाइन है। अब सोचो कितने खतरनाक इंजीनियर थे, सीवरेज। और आज का टाइम है कि जैसे हमारा शहर होता है उसमें ना खोद के रख देते हैं, 2-2 साल तक सीवरेज को संभालते नहीं है, इतने भी सीवरेज पानी में बह जाती है। और आज के इंजीनियर कुछ इस प्रकार के हैं कि 3 दिन पहले सड़क बनाओ और 3 दिन बाद देखते हैं कि सड़क पानी में बह गई। वो बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो 1-2 साल रहते हैं, पुल गिर जाते हैं। इंजीनियर से पूछेंगे कि कैसे गिरा, तो कहेगा मैंने, वो जो ठेकेदार उसने मटेरियल सही नहीं लगाया। ठेकेदार कहेगा मजदूर ने सही काम नहीं किया, मजदूर मिस्त्री का नाम ले देगा। ये बस आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन ये थे असली इंजीनियर जिनकी आज भी मिसाल दी जाती है। ये थी बनावट और किस प्रकार के घर होते थे, इनके बारे में जानकारी उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो होती थी घरों की बनावट। अब बात कर लेते हैं समाज में और क्या क्या चलता था, क्या मनोरंजन होता था, व्यापार किस प्रकार से करते थे, सारी बातें करने वाले। अब एक इसमें भी थोड़ी एक कुरीति थी, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, अच्छे से नोट कर लेना, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। एक तो इसमें पर्दा प्रथा, जो आज भी चलती है, घूंघट वाली पर्दा प्रथा, वह वेश्यावृत्ति इसमें हुआ करती थी, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति। इसके अलावा बात करेंगे, ये तो हो गए इंपोर्टेंट बातें जो हमने कर ली। इसके अलावा बात करते हैं कि ये लोग तलवार से परिचित नहीं थे। किससे परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। घोड़े के अवशेष बहुत कम मिले, 1-2 जगह अपवाद के रूप में मिले, मैं आपको बता दूंगा। घोड़े का उपयोग कम करते थे, इतनी बात अच्छे समझ में आई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो समाज था इसके अंदर फसल किस प्रकार उगाई जाती थी। ये मैं सही लिख देता हूँ, आपको घोड़ दिखाई दे रहा होगा, ये घोड़े का उपयोग कम करते थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बता दिया मैंने तलवार से परिचित नहीं थे, घोड़े का उपयोग कम करते थे। एक बात नोट करो, लिपि, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो लिपि है, इन्होंने किस प्रकार से लिखा है, ये आज तक हमारे जो वैज्ञानिक हैं या फिर इतिहासकार हैं बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, उनके सब ऊपर से जा रहा है। कुछ सिंबल मिले हैं, जैसे ऐसे करके लिखते थे, तो वो अभी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये हल्सा बना दिया तो इसको एल मान रहे हैं, या फिर ऐसे पढ़ने की, मतलब ये कैसी थी लिपि, कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त करते थे, भाव चित्रात्मक लिपि। अब मैं बताता हूँ एक और विशेषता इस लिपि की, हम लिखते हैं जैसे ये मान लो हमारा कॉफी का पेज है, कहाँ से लिखेंगे हम, जो फिर जो अपना बाई साइड है, ठीक है, इससे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके इधर लिखेंगे। इनका क्या रूल होता है, ये बंदे अलग ही बंदे थे, मतलब अलग दुनिया थी इनकी। ये करते थे राइट साइड से स्टार्ट, जैसे ये लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके यहाँ मान लो 20 तक आ गए। अब एक लाइन लिखनी होती थी तो ये बंदे कैसे लिखते थे, इधर से राइट से स्टार्ट किया और लेफ्ट तक लेके आ गए। लेकिन ये मान लो कि एक से ज्यादा लाइन लिखनी हो तो क्या करते थे, ये इतने पाटे भी नहीं थे कि यहाँ खत्म हो गए तो वापस फिर जाएंगे ना,
ये यहीं से स्टार्ट कर देते थे, इतने खतरनाक होते थे। अब मान लो 20 यहाँ हो गया तो 21, 22, 23 ऐसे करके यहाँ पहुंचा देते 30। इतने समझदार लोग थे। ये देखो इधर से स्टार्ट किया और इधर लिख रहे हैं। ठीक है, ये थी इनकी लिपि। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे समाज के अंदर और क्या क्या होता था। सारी बातें एकदम कुछ भी छूटने वाला नहीं है। आपको वो भी बताऊंगा मैं, अनारकली डिस्को चली किस तरह से डांस करते थे, सारी बातें बताने वाला हूँ। ये मत देखो कि लल्ला मजनू आज इधर नहीं, अभी ये लोग भी करते थे, किस प्रकार से करते थे आपको मैं बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले अनाज की। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल की बात करते हैं। प्रमुख फसल, प्रमुख फसल कौन सी होती थी? वो होती थी गेहूं और जौ। क्या होते थे? गेहूं और जौ होते थे। इसके अलावा धान की खेती भी की जाती थी। धान की खेती, धान क्या होता है? आई थिंक पता होगा, बोलते हैं चावल को। ये अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये मिले लोथल से। कहाँ से मिले? लोथल से। उम्मीद है इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं बर्तनों के बारे में। हाँ, खाना खाने के लिए जो बर्तन चाहिए उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बर्तन, इतने कलाकार थे हर चीज में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब क्या बताऊं, बर्तन सुनो अब किस प्रकार थे। रंग तो उनका होता था काला, काला रंग। क्या होता था? काला रंग। अब डिजाइन आपने शायद देखी होगी, यहाँ हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं वरना मैं आपको दिखाता। ऐसे करके वो एक सुराही सी बनी हुई होती है, उसके क्या करते हैं, ये तो जैसे काला कलर हो गया, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके मारते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं लाल रंग में। किस रंग में? लाल रंग में। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि बर्तन किस प्रकार के होते थे। काला रंग होता था, लाल रंग की डिजाइन होती थी उनपे। क्या होती थी? लाल रंग की डिजाइन होती थी। और एक यहाँ मोदी जी भी मिले, आपको पता हो तो। मोदी जी का मतलब जैसे मोदी जी पहले दाढ़ी रखते थे ना, ऐसे एक यहाँ राजा महाराजा इस प्रकार से मिले हैं कि उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और इधर मूछ भी है उनके अच्छे से। आपको कभी डिजिटल बोर्ड होगा तो जरूर दिखाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। बर्तनों की बात हमने कर ली, अब करते हैं कपड़ों की बात। किसकी बात करते हैं? कपड़ों की बात, या फिर लिखें कपड़े लिख देता हूँ, कपड़ों की बात। ये अनारकली ये पहले नहीं चलती थी, पहले सीधे साधे कपड़े थे। किसके थे? सूती वह ऊनी कपड़े, सूती वह ऊनी कपड़े। आजकल क्या होता है, जैसे सर्दियों के अंदर देखना आप, खासकर लेडीज, चाहे कुछ भी हो, चाहे उनको सर्दी लगे या फिर कुछ भी हो, इतना पहनेंगी, चाहे ऐसे ऐसे करती रहो नहीं, पर लेकिन वो ये नहीं है कि उसको बदल ले या फिर उसका कुछ कर ले। ये मजाक के लिए था, आप इसको सीरियस ना लें। कपड़े क्या कैसे पहनते थे? सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। ये हो गई अपनी मुख्य मुख्य बातें। इसके अलावा बात कर लेते हैं, बर्तन के बारे में बता दिया, कपड़े के बारे में बता दिया, प्रमुख फसल कौन कौन सी होती थी ये मैंने बता दिया। अब आगे बात करेंगे कि किस प्रकार का व्यापार करते थे, मनोरंजन के साधन क्या थे, वो भी बात करने वाले। पहले कर लेते हैं अनारकली वाली बात। कौन सी? अनारकली डिस्को चली, मनोरंजन वाली बात करते हैं। ये पहले ये नहीं होता था, चल अनारकली शुरू हो जाए, ये कर दे, जुमरा कर दे, उजरा कर दे। ये उजरा पहले नहीं चलते थे, ये उजरे अब चले हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मनोरंजन। क्या लिखने वाले हैं? मनोरंजन। बहुत मजा आने वाला आज की क्लास में, पहले भी कह चुका हूं आपको। मनोरंजन, क्या मनोरंजन करते थे? मनोरंजन करते थे मछली पकड़ना। देखो मनोरंजन, देखो इनका एक बार मतलब कल्पना करके देखो, मछली पकड़ना, ठीक है, शिकार करना, शिकार करना। थोड़ा सा मैं रोकूंगा बीच में, आपको बताऊं कि मनोरंजन आज के समय के हिसाब से बात करें तो लोग क्या खेलेंगे? बंदा आ गया, बंदा आ गया, बंदी आ गई, बंदा आ गया। नींद में भी यही करते रहते हैं। क्या खेलते हैं? पबजी। घर वाले पेड़ पूछते हैं बेटा ये बंदा बंदी कौन आ रहे हैं, तो सुबह पूछते नहीं, कुछ नहीं, पबजी। इसके अलावा कुछ मेरे जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं? लूडो, लूडो। अब लूडो, लूडो, पबजी, ये खेल खेल के कुछ लोग पबजी जैसे हो गए, कुछ लोग लूडो जैसे हो गए। तो फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद हो गई है। ये मानना है कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए ताकि जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। मनोरंजन, मछली पकड़ना, शिकार करना। एक और सुनना इनका, ये बड़ा मजेदार है। पशु वह पक्षियों, सर दिखाई दे रहा है किधर? पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना। ये देश, इनके बारे में आपको कहानी सुनाता हूँ एक। लड़ाना,
क्या हुआ कि कुछ दिन पहले अखबार में भी शायद आपने पढ़ी होगी, हेडिंग थी, मुर्गा गया जेल। क्या थी? मुर्गा गया जेल। पढ़ के बड़ा अचंभा लगा, मतलब अचंभित हुआ कि मुर्गा कैसे जेल जा सकता है। तो क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ लोग गुट बना के शर्त लगा रहे थे और मुर्गों को आपस में लड़ा रहे थे। ऐसे कुकड़ कुकड़ होते हैं ना, वो वाले मुर्गों को आपस में लड़ा रहे थे। तो क्या हुआ कि वो शर्त लगाते हैं मुर्गों पे कि ये जीतेगा तो इतने 1000 मिलेंगे, तो ये इलीगल है। तो इसी चक्कर में बेचारे मुर्गों को जेल जाना पड़ेगा, इन लोगों के चक्कर में, समझ गए? तो लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते थे, ये अपने मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। ये थे इनके मनोरंजन के साधन। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में, कि आजकल जो जोहरी फिर रहे हैं ना, ऐसे जोहरी पहले भी होते थे। व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? शायद इसको मिटा के लिख देता हूं, अच्छे से दिखाई देने वाला है। किसके बारे में हम, कि व्यापार किस प्रकार से किया जाता था। व्यापार के बारे में, व्यापार के बारे में बात करते हैं। व्यापार करने से पहले क्या चाहिए? अपने जो आवागमन के साधन है वो चाहिए। तो इनके पास क्या थे आवागमन के साधन? ये चलते थे, चल बसंती तांगा चला। तो बैलगाड़ी, और ये ऐसे लिख देता हूं, 2 पहियों की या फिर 4 पहियों की, दोनों प्रकार की होती थी इनके पास। 2 पहियों वह 4 पहियों की, 4 पहियों की बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी क्या होती थी? बैलगाड़ी या फिर भैंसा गाड़ी होती थी। सर्वाधिक व्यापार किसके साथ करते थे? सर्वाधिक व्यापार, सर्वाधिक व्यापार किसके पास करते थे? ये करते थे ईरान के साथ। किसके साथ करते थे? ईरान के साथ। कौन कौन सी चीजों का व्यापार करते थे? ये करते थे मुख्य रूप से, यहां लिख देता हूं, तांबा, सोना, हाँ सोनपरी वाला, सोना, चांदी, लाजवर्त, शीशा, मणके, लगता है इतने काफी हैं लिखने के लिए। तो तांबा अफगानिस्तान से करते थे, ईरान से सोना भी करते थे, चांदी भी करते थे। लाजवर्त को नोट करो, ये करते थे मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। मेसोपोटामिया कहाँ है? इराक के अंदर। जैसे अपने इंडिया और जो पाकिस्तान का एरिया है, यहाँ क्या हुई? सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इसी के साथ इस एरिया के अंदर जो इराक वाला एरिया है, यहाँ हुई थी मेसोपोटामिया सभ्यता। इसके साथ व्यापार करते थे। मणके के लिए क्या प्रसिद्ध है? चहुंदड़ो। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? चहुंदड़ो स्थान प्रसिद्ध है मनके के लिए। आगे बात करते हैं। इतनी बात तो उम्मीद है अच्छे से समझ में आई होगी आपको। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि जो शव का दफन करते थे वो किस प्रकार करते थे। ठीक है, अब करते हैं। शव का दफन करते हैं भाई, या फिर शव प्रणाली लिख देता हूं। शव प्रणाली, शव प्रणाली लिख देते थे, शव प्रणाली लिख देते थे। अब शव प्रणाली किस प्रकार होते थे? दफन भी होते थे। दफन का मतलब शव को गाड़ते भी थे, शव को गाड़ते थे और जलाते भी थे, जलाते भी थे। इसके अलावा बात करें कि शव को दफनाते थे और जलाते भी थे। इसके अलावा कई जगह ऐसे प्रमाण मिले कि 2 शवों को एक साथ, हाँ लल्ला मजनू वाला सीन मिला है, 2 शवों को एक साथ जलाए दफनाया गया है, एक साथ दफनाया गया है। सबसे बड़ी बात, बुरा मत मानना, ये लोग क्या होते थे कि जैसे किसी आभूषण पहनना इनका बड़ा शौक था। जो लोग जितने ज्यादा आभूषण पहनेगा उसका होता उतना ऊंचा होता था। तो ये लोग जब कोई इंसान मर जाता था तो उसके गहने जो आभूषण होते कभी निकालते नहीं थे, उसी के साथ दफन कर देते। और आज के समय में क्या होता है, सबसे पहले याद करेंगे कि दादी माँ के जो यहाँ पैरों में पहनी थी वो कहाँ है, गले में पहनी थी वो कहाँ है, इसके अलावा हाथ में थी वो कहाँ है, पहले ये निकालो फिर लेके जाएंगे शमशान, बाकी का काम बाद में है। ऐसा सभी लोग नहीं करते हैं, आप बुरा मत माना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ये आभूषण निकालते नहीं थे, यहां लिख लेता हूं, आभूषण नहीं निकालते थे, नहीं निकालते थे, नहीं निकालते
थे। इसके पीछे इनका दिमाग कहो या फिर मान्यता कहो, ये थी प्रमुख बातें। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो 6 प्रमुख स्थान हैं उनके बारे में हम कल चर्चा करने वाले हैं, जिसके अंदर मोहनजोदड़ो आ गया, हड़प्पा आ गया। ये मान लो मोहनजोदड़ो के अंदर जो ऋतिक रोशन वाली मूवी है ना, वो पूरी आपको यहीं पे दिखाने वाला हूँ। बड़ा मजा आएगा, कल की क्लास बिल्कुल मिस मत कर देना, बहुत ही शानदार तरीके से आपको मजा आने वाला है। आज की क्लास में अब लास्ट है अपना, वो है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कि ये जो लोग थे, इतने विकसित लोग थे, मर कैसे गए। सबसे बड़ा सवाल। कुछ लोग कहते हैं कि भूकंप आया था और सारे लोग दब के मर गए। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि सुनामी आई थी। सुनामी के अलावा कुछ लोग बाढ़ का भी कारण बताते हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं विदेशी आक्रमण हुआ था। तो ये बहुत सारे कारण बताते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य है या फिर जिसको ऑथेंटिक माना जाता है या प्रमाणिक माना जाता है, वो कौन सा है? वो है सुनामी या बाढ़ से विनाश। क्योंकि नदियों के किनारे होते थे तो जाहिर सी बात है सुनामी या बाढ़ से इनका विनाश हो सकता है। ये भी पक्का नहीं है, लेकिन ज्यादातर इसी को माना जाता है, सुनामी या बाढ़ का आना। ये इनका मुख्य कारण माना जाता है। मैंने अपना ये मान लो कि 200% दिया है। उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से आएगी, समझ में आई होगी। कल की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं मिस मत कर देना, मैं कह रहा हूँ मिस मत कर देना। पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे वो ऋतिक रोशन वाली मोहनजोदड़ो, जिसमें एक सींग वाला वो दिखाई देता है कि वो कैसा सुंदर सा किस प्रकार का जानवर होता है। वो सारी बातें हम करने वाले हैं। ऋतिक रोशन की मूवी चलेगी कल इधर, ये मान लो बड़े अच्छे से, बड़े शानदार तरीके से एग्जाम के आने के तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट जरूर आना चाहिए। आज की क्लास में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साइड में जो घंटे का निशान दिखाई दे रहा है उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। धन्यवाद।